हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज से हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज। ये सब्जेक्ट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है वो अलग अलग नाम से अलग अलग क्या बोलते हैं आपको स्ट्रीम्स में अवेलेबल है। बैफ में उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, एफ आई बैफ वाले, और बीकॉम वाले उसके लिए फाइनेंश अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बीबीआई के लिए कुछ अलग हो सकता है, बीएमएस के लिए अलग हो सकता है, बीएफएम के लिए अलग हो सकता है। लेकिन अगर ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट आप लोग को अवेलेबल है तो आप लोग ये चैप्टर का नाम मैं आप लोग को बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर ये आपको चैप्टर अवेलेबल है, मतलब आपके चैप्टर आपके सब्जेक्ट सिलेबस में है, आप लोग अपना सिलेबस निकाल के दे सकते हैं। तो ये वीडियो सीरीज सबके लिए काम आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि मुंबई यूनिवर्सिटी के आप हो तो ही काम आएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी को हो, जिसको भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक से सीखना है। तो वीडियो डिज़ाइन इस तरह से कर रहा हूँ मैं, या बोलता हूँ वीडियो की सीरीज ऐसा बना रहा हूँ कि अगर किसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले कुछ भी नहीं आता है तो कोई इशू की बात नहीं है। आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग को एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को समझेंगे, नंबर्स हो सकता है कि आपके बुक्स में क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से, या अलग अलग क्या बोलते हैं स्ट्रीम्स के हिसाब से, बैफ का बीकॉम का कुछ अलग अलग हो सकता है, बीबीआई का वगैरह अलग अलग हो सकता है नंबर्स। लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। कॉन्सेप्ट लगभग हर एक का क्या होता है, सेम होता है। तो कॉन्सेप्ट समझिए। मेरा कोशिश ये है कि अगर जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी समझाऊं, और जो लोग को प्रोफेशनल कोर्सेज करना है आगे चल के, तो वो भी इस टॉपिक को मतलब अपनी आगे की लाइफ में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये थ्योरी चैप्टर है, बहुत तो क्या बोलते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल ही पार्ट है। थ्योरी मतलब थ्योरी तो है, लेकिन प्रैक्टिकल का ही पार्ट बनता है, प्रैक्टिकल का ही बेस बनता है। अगर ये बेस आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आप लोग को जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हों उसमें आप लोग सिर्फ रट्टा मारेंगे। मतलब वो सिर्फ आप लोग को मेयर उस क्वेश्चन के हिसाब से या उस ईयर के हिसाब से समझेगा। आगे आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को या नॉलेज को। तो इसलिए मैं वो हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग में। अगर आप लोग को आगे बढ़ना है तो 11th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोग को था बेसिक्स। अब थोड़ा एडवांस लेवल का है तो मैं आप लोग को डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। शुद्ध हिंदी नहीं, एकदम नॉर्मल हमारी जो लैंग्वेज होती है, हिंदी उर्दू सब मिक्स करके, हिंदी उर्दू में इंग्लिश मिक्स करके हम लोग बोलते हैं, उसमें समझाने की कोशिश करूँगा। कोशिश मेरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री लेक्चर्स में अवेलेबल कराते रहूँ। आप लोग अपना पुश करते रहिए अपने दोस्तों से वीडियोस, चाहे वो बैफ के हो, बीकॉम के हो, दोनों का सिलेबस सेम है। बीबीआई में अगर ये चैप्टर है या बीएफएम में ये चैप्टर है तो उन लोग को भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि लगभग बोलते हैं आपके सिलेबस जो है, चैप्टर्स जो है, लगभग सबके सेम है। किसी में कुछ कम ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड स्टैंडर्ड्स। ये चैप्टर के लिए सिर्फ 2 लेक्चर बनाऊंगा। पहले लेक्चर में आप लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस करेंगे, नेक्स्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। तो ध्यान से सुनना, नहीं तो आप लोग को फिर बहुत सारी चीज़ें आप लोग को डिफिकल्टी आ सकती है। ज़्यादा टाइम ले लूँगा, मुश्किल से आधा घंटा भी मैक्सिमम वीडियो नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा। तो देखिए क्या लिखा है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अब क्या उसने थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताया, कुछ मतलब हम लोग को चीज़ें बताया। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस यूज टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बिजनेस एक्टिविटीज। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस की क्या है, लैंग्वेज। बिजनेस की भाषा क्या है, बिजनेस में हम लोग भाषा बोलते हैं, बिजनेस में कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मतलब बात करने में नहीं, उसकी चीज़ों को रिकॉर्ड करने में। कौन सी भाषा में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग के, बराबर ना। जैसे एग्जाम्पल सेल हुआ, हम लोगों ने कुछ चीज़ रेंट भरे, तो वो सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज की तरह यूज़ की जाती है। मतलब उसको कोई भी पढ़ेगा, दूसरा बाहर का इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसको भी समझना रहेगा तो उसको पढ़ के समझ सकता है कि ये पैसा कहाँ गया, कैसा आया, वगैरह वगैरह। अब इसको सिंपल बनाने के लिए, लैंग्वेज को सिंपल बनाने के लिए बहुत सारे कन्वेंशंस क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो अब ये लिखा है कि उसके कुछ एडवांटेज लिखा है उसने। स्टैंडर्ड रूल मतलब सबके लिए रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब अगर सेम रूल से काम करेंगे तो समझो एग्जाम्पल मैंने अकाउंटिंग कुछ एक रूल फॉलो करके किया, किसी और अकाउंट ने अलग रूल फॉलो किया, तो फिर समझने में क्या होगा, डिफिकल्टी आएगी। तो इसलिए स्टैंडर्ड रूल बना दिए सबके लिए ताकि सबके लिए क्या लगे, सेम रहे। नेक्स्ट लिखा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है मतलब इसमें क्या बोलते हैं आप लोग, अगर हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका कुछ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, या कुछ बोलते हैं ना, सेम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो सबको क्या होगा, कन्फ्यूजन होएगा। रिलायबल अकाउंट्स, अकाउंट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कंप्लीट रहता है, ट्रेड एंड फेयर व्यू में हम लोग को उससे क्या मिलेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रेड नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू मिलेगा। मतलब हम लोग की कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी की असेट्स है, कितनी की लाइबिलिटीज है, वो हम लोग को समझ में आएगा अगर अकाउंटिंग हम लोग अच्छे से करेंगे तो। नेक्स्ट लिखा है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स मीन बेसिक आइडिया।
कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? बेसिक आइडिया किसी चीज का। अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ बेसिक आइडियाज फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। अभी जो बुक है ये आयनापुरी की बुक से पढ़ा रहा हूँ, आप कोई भी और बुक फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बुक चाहिए तो आप लोग दुकान पे आके खरीद सकते हैं, बुक स्टोर में आके। ये हम लोग का क्या बनता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे फाउंडेशन बनता है। जैसे कोई हम लोग बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका फाउंडेशन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप थ्योरी तो है लेकिन आप इसको ध्यान से सुने, ये आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा कर देगा। फाउंडेशन आपका अच्छा हो जाएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग को रीजन समझ में आएगा कि हम लोग ये चीजें करते क्यों हैं, तो ये आपका फाउंडेशन बनता है। फिर लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होती है? ये भी जो तुम्हारे कंसेप्ट थे और जो हमारे क्या बोलते हैं रूल्स रेगुलेशन थे उसके देखो लिखा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द आइडियाज एंड रूल फॉलोड बाय ऑल अकाउंटेंट व्हाइल रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? ये रूल्स है, आइडियाज हैं जिसको हर अकाउंटेंट क्या करता है? फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल, मैं डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ तो हम लोग या तो मेनली बहुत सारे 12-13 मेथड है लेकिन मोस्टली 2 ही मेथड फॉलो करते हैं लोग, रिटर्न डाउन वैल्यू WDV और SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। तो उनके हिसाब से मैं अगर डेप्रीशिएशन निकालूंगा तो ही समझेगा, अगर कुछ और तरीके से करूंगा तो फिर बाकी अकाउंट को समझेगा नहीं। तो इसलिए रूल्स रेगुलेशन सबके क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। डेबिट क्रेडिट सब के सेम, मतलब आप अलग तरीके से करोगे, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं, कुछ ऐसा नॉर्मल ना, जैसे बनिया लोग बनाते कॉलम बनाते खाली पैसा आया पैसा गया, तो ऐसा कुछ समझेगा नहीं, दूसरे को नहीं समझेगा। सब लोग सेम रूल फॉलो करेंगे सबको समझेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल सब लोग क्या करते हैं? सेम तरीके से फॉलो करते हैं। मतलब ये बेसिक रूल्स है, ऐसे ही फॉलो करना है सबको। आगे बहुत सारी आगे चीज़ें दिया हुआ है। अकाउंटिंग कन्वेंशन दिया हुआ है। कन्वेंशन मीन्स कॉमन रूल, कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस एंड कॉमन वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब वही है, सेम रूल्स ही है। कॉमन रूल मतलब जो कॉमन सब लोग फॉलो करते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं? इसी के हिसाब से अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है। अब कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है, ये ध्यान में सुनना। क्या लिखा है? बिजनेस एंटिटी। क्या लिखा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग एक बिजनेसमैन है, बराबर है, बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन और बिजनेस, ये हमारा बिजनेस बराबर है और इसका बिजनेसमैन बराबर है। ये दोनों जो पर्सनालिटी रहती है वो क्या रहती है? अलग रहती है। मेरे को डायग्राम अच्छे से बनाने नहीं आते हैं तो थोड़ा बेयर कर लेना मुझसे, ठीक है। ये एक बिजनेस है, तो दोनों को क्या बोलते हैं? ये कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? दोनों अलग अलग है, मतलब बिजनेस के खर्चे अलग, बिजनेसमैन के या बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्टर उसके खर्चे अलग, दोनों को मिक्स नहीं करने का। बिजनेसमैन ने सैलरी क्या बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं बेटे की फीस भर दिया स्कूल की बिजनेस से लेके, तो फिर ये बिजनेस का खर्चा नहीं हुआ, ये खर्चा किसका खर्चा हुआ? उसका पर्सनल खर्चा हुआ। इसलिए बोलते हैं बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग, दोनों अलग अलग। बिजनेस एक अलग एंटिटी है और बिजनेसमैन अलग चीज़ है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स नहीं करने का, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग को पता है कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस को कुछ पैसा देता है, उसको पैसा देता है या कोई भी चीज़ देता है पैसे की वर्थ का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब वो बिजनेस के लिए क्या है? उधारी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस शुरू किया, मैंने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिया। कितने लाख रुपए दिया? 1 लाख रुपए बिजनेस को मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लगाया। बिजनेसमैन ने बिजनेस में कितने लगाया? 1 लाख रुपए लगाया। तो वो जो 1 लाख रुपए है ना, बिजनेस के लिए क्या है? उधारी है। क्या है? उधारी। उधारी मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटिंग सेक्स में लाइबिलिटी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और उसको वर्ड क्या है? जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। या तो पैसा देगा या तो कोई चीज़ देगा, मतलब अपने घर की फर्नीचर वगैरह दे दिया उसने, कुछ भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी से बिजनेस में लगा दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस सब अमाउंट को क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। और अगर बिजनेस से कुछ ले लेता है वो, बिजनेस में जैसे मैंने बताया अपनी बेटी की सैलरी भर दिया बिजनेस के खर्चे से, बिजनेस के पैसे से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग बोलेंगे। सिंपल से डेफिनेशन देखिए, बिजनेस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है या बिजनेस पैसे की वर्थ की जो चीज़ लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। और बिजनेस से जो पैसा वो विड्रॉ करता है या पैसे की वर्थ की कोई चीज़ विड्रॉ करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस ओनर अलग और बिजनेस अलग, मतलब बिजनेस का ओनर और बिजनेस अलग अलग, दोनों को अलग अलग समझ के ही अकाउंटिंग करने का। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, तो हम लोग को पढ़ना है तो तुम लोग पढ़ सकते हैं डिटेल में, यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। आगे लिखा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होंगे, वो सबको हम लोग किस में मेजर करेंगे? मनी मेजर करेंगे। सिंपल सी बात है। ऐसे मैंने बोला ना, सैलरी पे कर दिया, ऐसा नहीं बोलूँगा। कितना पे करा वो लिखूंगा, रेंट पे कर दिया कितना वो लिखूंगा। तो हर चीज़ किस में मेजर करना है हम लोग को? मनी में मेजर करना है, पैसे में मेजरमेंट वही बोलते हैं।
अंडर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द अकाउंटेंट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शन ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है हम लोग को। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वही बोलता है कि जब उसका इफेक्ट आएगा तब करेंगे। नेक्स्ट लिखा है और सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का, मॉनिटरी, हमारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं उसके एंट्री नहीं करेगा कोई, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सारे स्टाफ है हमारे पास, उससे कोई मतलब नहीं है। मनी मेजरमेंट, मनी में जो चीज़ मेजर कर सकते हैं उसका ही हम लोग एंट्री करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है कि एक पीरियड मतलब टाइम की बात चल रही है। अब टाइम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप लोग अकाउंटिंग तो करते हैं, तो अकाउंटिंग जो आप लोग बनाते हैं, पहले आप लोग देखेंगे तो आप लोग अगर मालूम होगा तो पहले हम लोग करते हैं जर्नल करते हैं, बराबर ना, फिर करते हैं हम लोग लेजर बनाते हैं, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उसका क्या बनता है फाइनल अकाउंट, बराबर ना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये कितने दिन का करने का, 1 महीने का, 2 महीने का, 10 दिन का, 5 दिन का, हर 5 दिन का फाइनल अकाउंट बनाएंगे हम लोग तो नहीं। तो उसमें क्या बोलते हैं अकाउंटिंग, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो हम लोग का अकाउंटिंग होता है कितने समय का होता है, 12 मंथ का, मतलब 1 ईयर का होता है, ठीक है। अब कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना अकाउंटिंग ईयर तो 1 साल का ही होता है टैक्सेशन के हिसाब से, लेकिन 3 मंथ का भी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टरली रिजल्ट भी डिक्लेयर करती है कि इस क्वार्टर में, साल भर में कितने क्वार्टर आएंगे, 4, हर 3 महीने में एक, मतलब अप्रैल से शुरू होगा आप लोग का, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये क्वार्टर हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तीसरा क्वार्टर, और फिर जैन से लेके मार्च तक ये क्वार्टर 4। अगर आप शेयर मार्केट देखते हैं तो आपको कमाल पड़ेगा, क्वार्टर 1 का रिजल्ट, क्वार्टर 2 का रिजल्ट, ऐसा मतलब डिक्लेयर करते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स और आपकी आगे की सब्जेक्ट समझने में, आगे का चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट लिखा है आप लोग का अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर समझो आपने कोई भी चीज़ कमा ली या आप लोग को देना बाकी है, तो आप लोग क्या करें, उसको रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ एग्जाम्पल, मैंने गुड्स बेचा, कोई भी सामान बेचा बिजनेस से, तो बेचा तो उसको उधारी पे बेचा, पैसा तो आया नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैं उसको क्या कर लूँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा, क्योंकि अक्रूवल बेसिस यही बोलते हैं। अक्रूवल में दोनों, पैसा आ गया तो भी रिकॉर्ड करूँगा, पैसा आने वाला है तो भी रिकॉर्ड करूँगा। मेरा रेंट समझो हर महीने 30 तारीख को मेरे को भरना आता है रेंट, मतलब ड्यू आता है, लेकिन मैंने भरा नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, उसको रिकॉर्ड कर लूँगा। पैसा मुझे कमा लिया मैंने, लेकिन अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो उसको भी क्या करूँगा, मैं रिकॉर्ड करूँगा। वो कौन बोलता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है। और भी इसमें डिटेल पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आप लोग को, और आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, मैं हैनापुर की टेक्स्ट बुक से ही पीडीएफ ले रहा हूँ ताकि वो काम आए। और FI BCom की है, जरूरी नहीं कि ये कॉन्सेप्ट FI BCom में ही रहे, दूसरे लोग को भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा भी टेंशन मत लो, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। सिंपल चीज़ आपको नोट करना है, आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नोट डाउन करें तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो। उसके बाद लिखा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या लिखा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को थोड़ा लेंदी लगेगा, ये थोड़ा बोलते हैं ना डिटेल वाला है, इसको थोड़ा सुकून से समझाना पड़ेगा मुझे। कौन सा कॉन्सेप्ट को, मैचिंग कॉन्सेप्ट को, थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा बारीकी ज़्यादा है, तो ध्यान से समझना। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि हमारी इनकम कितनी हुई। जैसे एग्जाम्पल, मैंने साल में जीन्स की, मेरी समझो एग्जाम्पल दुकान है, मैं जीन्स बेचता हूँ, तो मैंने 1000 जीन्स खरीद के लेके आया, ठीक है ना। कितनी जीन्स खरीदा मैंने, 1000, बेचा मैंने सिर्फ उसमें से 600, बराबर है। अब जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा, क्या निकालूंगा, प्रॉफिट, तो फिर मैं क्या करूंगा कि पहले लिखूंगा कि मुझे, देखो यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले डिटरमाइन करो कि तुम्हारी क्या इनकम हुई गुड्स के बेच के। तो मैंने कितनी जीन्स बेचा हूँ, 600 जीन्स बेचा हूँ, समझो एग्जाम्पल, एक जीन्स मैंने 500 रुपये में बेचा, तो 6 5 30, और 1 2 3 4, ये हो गया, मैंने 3 लाख रुपए कमाया। मैंने इनकम पता कर लिया, किससे, मेरे गुड्स सर्विसेज से कितनी इनकम हुई, बराबर है। फिर क्या पता करना है, डिटरमाइन द अदर इनकम। अदर इनकम मतलब क्या होता है कि कंपनियां कहीं सेविंग अकाउंट में पैसा रखती हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, या किसी और कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो डिविडेंड मिलता है। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, दूसरे जगह पे पैसा क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, तो वो भी क्या कर लोगे आप लोग, प्लस कर लोगे। और कोई भी इनकम हो सकती है आप लोग की, कि आप लोग की दुकान है, आप लोगों ने बाहर का एरिया भाड़े पे दी है, तो उसका रेंट भी आप लोग को मिल सकता है, तो अदर इनकम भी इसमें क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे।
ठीक है। फिर क्या करना है आप लोग को, डिटरमाइन द कॉस्ट इनकर्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा करें आप लोग। अब गलती क्या करेंगे बहुत लोग के, 1000 जीन्स समझो एग्जांपल, एक जीन्स मैंने बेचा कितने में, मैंने बताया आपको 500 में, और खरीद के लाया था कितने में, 300 में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको 1000 इंटू लिख लेंगे कि यहाँ पे मैंने खर्चा कितना कर, समझो एग्जाम्पल मुझे खर्चा माइनस करने का, तो 1000 जीन्स का खर्चा माइनस करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको आपने इनकम कितने का दिखाया आपने, 600 जीन्स का, तो एक्सपेंस भी आप कितने का दिखाओगे, 600 जीन्स का ही दिखाओगे, उसके हिसाब से आपको नेट प्रॉफिट वगैरह मिलेगा। 600 इंटू कितना, 300, तो ये हो गया आप लोग का 1,80,000, तो बचा कितना आप लोग का 1,20,000। अभी और खर्चे होते हैं इसमें, मतलब इनकम भी और होती है और एक खर्चे भी होते हैं, रेंट होगा, सैलरी होगा, वो सब होगा, वो तो ईयरली पूरा दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप लोग को प्रॉफिट आएगा। लेकिन मैं खाली दो ही चीज़ लेके समझा दिया आप लोग को, मतलब इसमें और भी आ सकता है, खर्चे में तो बहुत सारा रहता है, रेंट रहेगा आप लोग का, सैलरी रहेगी आप लोग की, डिप्रिशिएशन है, बहुत कुछ रहेगा, तो सब इसमें से यहाँ पर लिखोगे आप। लेकिन मैं समझा दिया कि यहाँ पे आप जीन्स जब लिखोगे तो उसमें से सिर्फ वो जो आपने इनकम दिखाए थे उसके हिसाब से आप लोग उसको मैच करोगे। तो आपने इनकम कितने की दिखाई, 600 का, तो एक्सपेंस भी कितने का दिखाओगे आप, 600 का ही दिखाओगे, मतलब उसका खरीद लाने का खर्चा, मान लो उसको आप मैच नहीं करोगे तो आप लोग को गलत दिखाएगा। जो आप लोग के पास 400 बच गई वो आप लोग कहाँ दिखाओगे, असेट्स में दिखाते हो कि आप लोग के पास 400 जीन्स का हो गया, आपके पास बैलेंस है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है क्या। तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, तभी हम लोग को नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ट्रेडिंग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, और अगर हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा फाइनल अकाउंट बना रहे, सॉरी प्रॉफिट लॉस बना रहे, तो हम लोग को नेट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एकदम सिंपल है, गोइंग कंसर्न। अब जैसे एग्जांपल किसी ने बिजनेस शुरू करा, तो बिजनेस शुरू करता है तो ये सोचो तो शुरू करता है कि बाबा 2 दिन में बंद करने का, 2 महीने में बंद करने का, हमेशा मैं चालू करूँगा। अब किसी को बोल दोगे बाबा बिजनेस बंद, कभी कभी क्या बोलते हैं, चालू किया, कितने दिन चालू किया, कितने दिन चालू किया, तो उसको गुस्सा आ जाएगा, बोले क्या भाई कितने दिन चालू किया, मतलब हमेशा भी चालू किया हूँ। तो बिजनेस हमेशा चलते रहेगा, वो कितने से चालू करते हैं, तो गोइंग कंसर्न उसी को बोलते हैं कि बिजनेस हमने चालू करें, इस मकसद से चालू किए कि वो चलते रहेगा हमेशा, तो उसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न। बहुत सिंपल है, एकदम तुम लोग सिंपल इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसका लिखा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग अगर कोई भी क्या बोलते हैं चीज़ रिकॉर्ड करोगे, जैसे एग्जाम्पल आपने आज आपने 10 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदे थे, फ्लैट सॉरी ज़मीन खरीदे थे, मतलब जिस पे आपकी फैक्ट्री बनी हुई है, तो उसका कॉस्ट था 10 लाख रुपए, आपने खर्चा कितना करे थे, 10 लाख रुपए खर्चा करे थे। आज वो 10 करोड़ की है, कितने करोड़ की है, 10 करोड़ की। लेकिन आप जो कॉस्ट लिखोगे वो कौन सा लिखोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखोगे। कौन सा कॉस्ट लिखोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब जो जिस टाइम पे उसको खरीदा गया था उस टाइम पे उसका कॉस्ट था, उसके हिसाब से कैलकुलेशन है। डेप्रिशिएशन उसमें से माइनस होता है, बिल्डिंग वगैरह डेप्रिशिएशन नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल मशीन वगैरह पर डेप्रिशिएशन होता है, वो माइनस होगा। लेकिन अभी आप उसको कितना उसकी वैल्यू है उस हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करोगे, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना। आप लोग इसमें मैच मतलब कॉस्टिंग किस पे करोगे, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। अब यहाँ पे दिया देखो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, रिकॉर्डिंग कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स आइटम्स असेट्स एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्ड वैल्यूड एट ओनली कॉस्ट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सिर्फ कॉस्ट पे ही करता हम लोग, होगा ना। हाँ, उसको जब बेचोगे, जब क्या करो उसको बेचोगे, तब उसको कितना मिला आपको, फिर उसको आप कंपेयर करोगे, फिर आपको समझे। एग्जाम्पल आप लोग की एग्जाम्पल आप लोग इसको बेच दिए, इस बिल्डिंग को आपने क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब वो बिल्डिंग या जो भी प्रीमाइसेस था, आपको जगह थी, आपने उसको वो लैंड को अगर आपने बेच दी, कितने बेच दिए, 10 करोड़ में, लिए कितने में, आप लोगों ने 10 लाख में, तो कंपेयर करोगे तो मतलब क्या हो गया, आप लोग को प्रॉफिट हो गया, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे, अदर इनकम में आएगा वो, ठीक है ना, क्लियर है क्या। लेकिन बैलेंस शीट में से माइनस कितना करोगे, सिर्फ 10 लाख, क्योंकि आपने 10 लाख ही शो कर दिया, 10 लाख की वो माइनस हो गई, जीरो हो जाएगी वो, क्लियर है क्या। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे और भी डिटेल में चीज़ें समझ में आई, जब हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो। आगे लिखा है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही है कि जब उसको रियलाइज करेंगे, मतलब इसी से जुड़ा हुआ है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। रियलाइज करने मतलब बताया ना आपको कि जब उसको बेचोगे तब उसकी मेन वैल्यू, मतलब कितने मिला उसका, उसको लिखोगे आप लोग। उसको कहाँ लिख लोगे आप लोग, इनकम में लिख लोगे। तो इनकम में कौन सा अमाउंट लिखोगे, 10 करोड़ नहीं लिखोगे, जो बैलेंस आएगा वो लिखोगे। बैलेंस कितना आएगा तुम्हारा, 9 करोड़ 90 लाख, बराबर ना, 10 लाख, हाँ 9 करोड़ 90 लाख बराबर 10 करोड़ है। तो ये आप लोग फिर तब मेंशन करोगे, ठीक है ना, कब, जब उसको बेचोगे तब रियलाइज करने पे लिखा देखो, रिलेशन ऑफ सेल प्राइस, सेल प्राइस रियलाइज करो तब उसको आप लोग लिखना है। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट। इसका है डुअल एस्पेक्ट, ध्यान से सुनना, एकदम चीजें लिख के नोट डाउन करके दिमाग में रिपीट करके 1-2 बार जरूर देखना, वापस से रिपीट करना।
ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट दिमाग में समझा रहे। कुछ नहीं समझता है आप लोग मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को लिंक हैंडल में दे रहा हूँ, वो आप लोग उससे मुझे पूछ सकते हैं। और आप लोग को अगर कोई और प्रैक्टिकल टॉपिक आप लोग को है, जैसे इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्टैटिस्टिक्स है बहुत लोग को, कमर्शियल मैथ्स है बहुत लोग को, तो जो प्रैक्टिकल है वो थेरेटिकल मैं कोशिश नहीं, मेरे को कोशिश है कि प्रैक्टिकल सिलेबस, क्योंकि थेरेटिकल मोस्टली आप लोग पढ़ लेते हैं, ट्रेडिंग रहता है मोस्टली, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोग को डिटेल में नहीं मिलते हैं या अच्छी तरीके से समझाए नहीं रहते। तो मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप ये साल पूरा जितना भी प्रैक्टिकल टॉपिक है उस पर ही वीडियो बनाऊंगा, और सिर्फ FI वाले लोग के लिए ही वीडियो बनेगा, चाहे वो BF हो, BMS हो, जो भी हो, आप BCom हो, उन लोग के लिए वीडियो बनेगा। तो आप लोग अगर कुछ ऐसा रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा जितना जब भी टाइम मिलेगा। इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या आप लोग जिस क्या बोलते हैं कमेंट में ही पूछना है, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग लाइक कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने कुछ इंप्रूवमेंट हो तो वो भी सजेशन दे सकते हैं मुझे, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा मुझे पढ़ाने में और मज़ा आएगा और उतना ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि ये साल से मतलब ना अब FI हो गया, फिर अगले साल SY, जो NEP से नया सिलेबस चालू है उसमें सब डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बना के रख दूँ, ताकि हर स्टूडेंट्स को पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पढ़ने को लेके एकदम आराम से फ्री में अपनी एजुकेशन ले सके, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। चलिए अब आगे आते हैं डुअल कॉन्सेप्ट पे, डुअल एस्पेक्ट पे। अब डुअल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोग कोई चीज़ खरीदोगे या बेचोगे या सेल करोगे, परचेस करोगे, रेंट पे करोगे, कुछ भी करोगे, तो दो एस्पेक्ट उसके आते हैं मिनिमम, बराबर ना। कोई चीज़ जाएगी, कुछ जाएगी। क्या मतलब अपने मशीन खरीदे, क्या खरीदे, एक मशीनरी खरीदे, तो मशीन आई और पैसा गया। रेंट पे करें तो रेंट पेड हो गया और पैसा आप लोग का गया, एक अपनी उधारी चलेगी आपकी। तो हर एक के कितने कॉन्सेप्ट रहेंगे, दो कॉन्सेप्ट रहेंगे, ये अकाउंटिंग का रूल ही है, बराबर ना। मॉडर्न अप्रोच जो है वो इसी के हिसाब से चलता है, मॉडर्न जो अकाउंटिंग चलती है हिसाब से चलती है, बराबर ना। डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से अकाउंटेंसी डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से ही चलती है। आप लोग नई लाइन में पढ़ेंगे, बराबर ना। लूका डी बार्गो पेशियोली का नाम सुनेंगे आप लोग ने, इटालियन मर्चेंट, बराबर ना। नेक्स्ट लिखा है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसका लिखा है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीप है, थोड़ा ध्यान से समझना। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट समझता नहीं बहुत लोगों को समझता है, लेकिन उस पर थोड़ा बोलते हैं सोचने पे जोर नहीं देते, समझेंगे तो आप लोग को समझ जाएगा। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं आप लोग को, कि अगर आप लोग को कोई भी आगे चल के लॉस होने वाला है, उसको आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन अभी से कर लो, उसके लिए रिकॉर्डिंग अभी से कर लो। जिसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बना के रखते हैं हम लोग, कि हम लोग को मालूम है कि आने दिनों में डाउटफुल डेट हो सकता है, उसके लिए रिजर्व बना के रखते हैं, बराबर ना। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर को रिडीम करने का है, मतलब वो ना 10 साल बाद 5 साल बाद डिबेंचर लेके वापस से पैसे देने रहते हैं, तो उसके लिए भी रिजर्व बना के रखा जाता है, बराबर है। और भी बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोविजन बना के रखते हैं या रिजर्व बना के रखते हैं, कि वो आने वाले दिनों में वो खर्चा आ सकता है। डेप्रिशिएशन का भी रिजर्व बनता है, तो वो लोग बना के रखते हैं, प्रोविजन करके रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिज्म। पैसा आ सकता है उसके एंट्री नहीं, लेकिन एक्सपेंसेस हो सकता है ना, कि उन लोगों मालूम में होता है ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि वो नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस में वो चीज़ें वो एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं पहले से उसके लिए रिजर्व बना के रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। लिखा देखो, मीन्स प्लेइंग सेफ, इट मीन्स एक्टिंग केयरफुली, कॉशियसली एंड प्रूडेंटली, while the convention of conservatism is a common rule followed by the accountant acting prudently while recording reporting business transaction। इसलिए लिखा देखो, रिकॉर्डिंग ओनली एक्चुअल इनकम, इनकम एक्चुअल में हुई तो ही रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग ओनली एक्चुअल कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ही रिकॉर्ड करना है, बराबर ना। आगे लिखा है रिकॉर्डिंग इवन एक्सपेक्टेड लॉस, एक्चुअल कॉस्ट तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस में आने वाले 2 दिन में लॉस हो सकता है, उसको भी क्या करते हैं लोग, रिकॉर्ड करके रखते हैं या उसके लिए रिजर्व बना के रखते हैं, उसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लिखा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, इसका लिखा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट भी सिंपल है। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी आप रूल फॉलो कर रहे हो, जो भी अकाउंटिंग का रूल फॉलो कर रहे हो, मेथड फॉलो कर रहे हो, वो आप लोग का सेम रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप लोग डिप्रेशन देखोगे, डिप्रेशन में बहुत सारे मेथड है, 12-13 के मेथड, बराबर ना। लेकिन आप लोग को सिर्फ कितने, आप लोग मोस्टली कितने फॉलो करते हैं, 2 ही, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM और WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अगर आप लोग ने WDV फॉलो कर रहे तो हर साल फिर WDV ही फॉलो करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। चेंज करो तो प्रॉब्लम ये होगा, फिर किसी को समझने में तकलीफ हो जाएगी, और तुम्हारा क्या बोलते हैं जो बिजनेस का ट्रू और फेयर व्यू, मतलब सही सही बताना चाहिए आप लोग की बैलेंस शीट की वैल्यू या तुम्हारे एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू, वो बराबर से नहीं बताएगा। इसलिए आप लोग को कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जो मेथड आप लोग अभी फॉलो करो ये साल, अगले साल भी वही फॉलो करना चाहिए। हाँ होता है कभी कभी कुछ पॉलिसीज होती है कि क्या बोलते हैं कंपनी चेंज करती है उसको, तो चेंज करी तो ऐसा नहीं कि आज अगले साल अलग कर दिया फिर अगले साल अलग, अभी एक बार चेंज करने की जरूरत पड़ी तो उसको फिर कंसिस्टेंटली 2, 5, 10 साल 20 साल तक फॉलो करने का। और आप चेंज भी कर रहे हो तो उसको आप लोग मेंशन भी करोगे, मटेरियल चीज मतलब ये उससे अगर कुछ चेंजेस करें तो फिर इसमें वाला कॉन्सेप्ट आता है
कि आप लोग उसको क्या करोगे, नीचे बैलेंस शीट में मेंशन करोगे आपने ये साल से क्या करें, ये कॉन्सेप्ट को क्या करें, ये क्या बोलते हैं मेथड को क्या करें, चेंज करें, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। वो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी आप लोग की अकाउंटिंग को इन्फॉर्मेशन पड़ेगा तो उसको समझने में आसानी होगी, और आपके बिजनेस का ट्रू और फेयर व्यू, सही व्यू हमको समझ में आएगा कि बाबा कंपनी कितने मतलब किस पोजीशन में है। नेक्स्ट लिखा है आप लोग का मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बोलते हैं कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिजनेस से, वो सब आप लोग को क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। क्या करना चाहिए आप लोग को, देखा देखो, मटेरियल मीन्स इंपॉर्टेंट और एसेंशियल। द कन्वेंशन ऑफ मटेरियल इज कॉमन रूल फॉलोड बाय द ऑल अकाउंट, ठीक है। बिजनेस मेनी बिजनेस ट्रांजेक्शन डिजाइन बेस्ड ऑन डिटेल्स अवेलेबल इन द अकाउंट्स। मटेरियल डिटेल्स इवन मीन डिटेल विच माइट इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। उसने क्या बोला कि आप लोग को हमेशा जो भी चीज़ मटेरियल है उसको, जैसे एग्जाम्पल आप लोग ने चाय का खर्चा करते हैं, चाय पे तो अब 2 रुपये 5 रुपये हर चाय का खर्चा करो। आप लोग क्या बोलते हैं, कोई आपका मेहमान आया, उसने आप लोगों को बिजनेस में आया कोई भी, तो आप लोग उसको चाय पिलाएं ना, मतलब छोटा मोटा खर्चा करें, जेरोक्स करा के लेके आए, तो हर एक की एंट्री करोगे तो बहुत बोलते ना समझते समझते पागल जाएंगे वो। इसलिए उसको क्या कहते हैं, तो कंबाइन करेंगे, मतलब 2 रुपये 5 रुपये सबको मिला के एक साथ ही मिसलिनियस एक्सपेंडिचर लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जो मटेरियल है, जो मतलब जिसपे ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं आप लोग, जिससे आप लोग के डिसीजन पे असर आएगा एज ए इन्वेस्टर, एज ए क्या बोलते हैं लेंडर, लोन दे रहे आप लोग, एज ए गवर्नमेंट, तो वो चीज़ आप लोग ज़्यादा शो करना चाहिए, अच्छे से शो करना चाहिए। बाकी छोटी मोटे खर्चे आप लोग को मिक्स करके एक साथ समझा देना चाहिए। उसी को उसी को बोलते हैं मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट। तो रिकॉर्डिंग ओनली मटेरियल डिटेल, सेपरेट रिकॉर्डिंग इंडिविजुअल अकाउंट। अब हर एक का रिकॉर्ड क्या है, अब सेपरेट रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप लोग के डेटर्स, तो डेटर्स तो पूरा एक साथ समझ में आता है, लेकिन हर एक डेटर का भी अलग अलग अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे डेटर रहेंगे जिसका आप लोग उधारी देंगे, क्रेडिटर्स का भी अलग अलग, बहुत सारे सप्लायर होंगे आप लोग के, क्रेडिटर्स होंगे, उन लोग का भी अलग अलग मेंशन होना चाहिए। क्रेडिटर्स में रहेगा लेकिन अलग अलग भी मेंशन होना चाहिए। सिर्फ जो आइटम मटेरियल है उन लोग को ही शो करना है, हम लोग, मैंने लोगों को बता चुका वो चीज़ें। नेक्स्ट लिखा है डिस्क्लोजर। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लास्ट है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो वो अगले वीडियो में समझेंगे। तो देखो लास्ट, डिस्क्लोजर मीन्स मेकिंग नो और रिपोर्टिंग। डिस्क्लोजर मतलब कोई चीज़ को बताना, रिपोर्ट करना, एकदम सिंपल मीनिंग में लिखा है उसमें। The convention of disclosure is the common rule for our account disclosing financial position and performance and benefits of user। तो क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, बताना है कि हम लोग कंपनी की फाइनल पोजीशन क्या है, क्या आप लोग को हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे लिखा है, देखो 3 चीज़ें लिखा है उसने। व्हाट टू डिस्क्लोज, फाइनेंशियल पोजीशन, असेट्स एंड लायबिलिटीज डिस्क्लोज करना है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये पोजीशन है मतलब बिजनेस किस पोजीशन पे है, परफॉर्मेंस मतलब कंपनी में इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस वगैरह वो शो करना, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये हो गया व्हाट टू डिस्क्लोज। नेक्स्ट लिखा है वेयर टू डिस्क्लोज, कहाँ डिस्क्लोज करना है, तो लिखा है देखो द डिस्क्लोजर शुड बी मेड थ्रू द फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में उसको डिस्क्लोज करते हैं हम लोग। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कहाँ से आप लोग बैलेंस शीट से मिलेगा, और आप लोग का इनकम और एक्सपेंडिचर आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। तो उसने बता दिया, बताया कि क्या डिस्क्लोज करना है और कहाँ डिस्क्लोज करना है। फिर लिखा है कि आप लोग हाउ टू डिस्क्लोज, यूजर्स सच एज ओनर्स, लेंडर्स मतलब जो आप लोग को बिजनेस उधारी देते हैं, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स कैन अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन, ताकि वो लोग क्या कर सके, समझ सके। ऐसी तरीके से कुछ भलते तरीके से आप लोग अगर डिस्क्लोज करोगे, चीज़ें बताओगे तो लोगों को समझ में आएगी। तो इसलिए आपको रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग कन्वेंशन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, इसलिए ही है कि आप लोग एक तरीके से फॉलो करोगे तो सबको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ यूजर, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेरे लिए रिलेवेंट होना चाहिए, मेरे को समझ में आना चाहिए और मेरे लिए काम की होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन रिलायबल, भरोसा भी करना चाहिए उसके ऊपर, मतलब वो भरोसेमंद है कि नहीं है। और इन्फॉर्मेशन इज कंपेरेबल फ्रॉम ईयर, और ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए जो हम लोग क्या कर सके, ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर क्या कर सके, कंपेयर कर सके। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत सारी अल्फाज आते हैं इसमें, और बहुत लोग शेयर मार्केट में जो लोग एनालिसिस करते हैं उन लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन समझने में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग किसी शेयर मार्केट में शेयर इन्वेस्ट करेंगे, मतलब किसी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे सॉरी, तो आप लोग को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, वो आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। तो वो ये सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि डिस्क्लोजर मतलब उसमें ही बताया जाता है कि आप लोग कैसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कंपनी की पोजीशन क्या है, या कंपनी की या तो आप लोग बैलेंस शीट देखेंगे या तो उसका इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें आप लोग को प्रॉफिट और इनकम और एक्सपेंसेस शो हो जाते हैं। इससे आप लोग को कंपनी की एनालिसिस समझ में आता है, फंडामेंटल, कि आप लोग कंपनी कितना आगे बढ़ सकती है या कितना अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। तो ये आप लोग के लिए कुछ कंसेप्ट थे जो आप लोग को समझना चाहिए थे। आप लोग को कुछ भी अगर डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और क्या बोलते हैं लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। फटाफट वीडियोस बनाते रहूँगा ताकि आप लोग को सारी चीज़ें क्या होते हैं कवर रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके। सेकंड पार्ट में फिनिश हो जाएगा वीडियो,
फिर और आगे चल के जैसे जैसे चैप्टर्स आप लोग को फटाफट एक्सप्लेन करते होंगे। थैंक यू वेरी मच।